गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। आज हम लोग लास्ट टॉपिक हिस्ट्री सेक्शन का पिक करने जा रहे हैं और वह टॉपिक है सांप्रदायिकता और विभाजन। कम्युनलिज्म एंड पार्टीशन। करेंट की दृष्टि से भी यह टॉपिक कम्युनलिज्म महत्वपूर्ण है। जब कम्युनलिज्म की बात हम करते तो कुछ प्रश्न हमारे मन में उठते हैं। पहला प्रश्न उठता, कम्युनलिज्म धार्मिकता से किस प्रकार अलग है? हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम रिलीजियसिटी। दूसरा प्रश्न उठता है वह है धार्मिक असहिष्णुता से क्या संबंध है? तीसरा कंटेक्स्ट उभरता, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिकता एक ही या अलग अलग? रिलीजियसिटी और कम्युनलिज्म एक ही चीजें हैं या डिफरेंट हैं? रिलीजियस इंटॉलरेंस और कम्युनलिज्म एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं? रिलीजियस फंडामेंटलिज्म और कम्युनलिज्म एक ही चीजें हैं या अलग अलग हैं? अगर आप देखें तो कम्युनलिज्म के कंटेक्स्ट में जो बातें मैं कहना चाहूंगा कि कम्युनलिज्म मॉडर्न फेनोमेनन है। यह आधुनिक प्रक्रम है। यह जो है मॉडर्न फेनोमेनन है, यह आधुनिक प्रक्रम है। और अगर बिपिन चंद्र के शब्दों में कहें तो फर्स्ट स्टेज जो कम्युनलिज्म का होता है, फर्स्ट स्टेज में जोर किस पर दिया जाता? कॉमन इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी मतलब सांप्रदायिकता जब अपने आरंभिक चरण में होती है तो उस समय इस बात पर जोर दिया जाता है कि एक धार्मिक समुदाय के जो लोग हैं उनके हित एक समान होते हैं। जब यह कम्युनलिज्म सेकेंड स्टेज में पहुंचती तो यहां कहा जाता है
कि कॉमन इंटरेस्ट ऑफ रिलीजियस कम्युनिटी different from interests of other religious community. मतलब पहले चरण में अगर जोर दिया गया कि एक धार्मिक समुदाय के लोग जो होते हैं उनके हित एक समान होते हैं, तो सेकेंड स्टेज में यह कहा जाता है कि एक धार्मिक समुदाय के लोगों के हित दूसरे धार्मिक समुदाय के लोगों के हित के अनिवार्यतः विरोध से अनिवार्यतः भिन्न होते हैं। और जब कम्युनलिज्म थर्ड स्टेज में पहुंचती है, जब कम्युनलिज्म तीसरे चरण में पहुंचता है, तो इस तीसरे चरण में क्या कहा जाता है? इसमें कहा जाता है कि इंटरेस्ट ऑफ पर्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी can be preserved and protected only at the cost of other religious community. मतलब एक धार्मिक समुदाय के हितों को दूसरे धार्मिक समुदाय के हितों की कीमत पर ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। और अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप यह कह सकते कि कम्युनलिज्म जो है यह हिट बेस्ड कॉन्सेप्ट है। अब एक प्रश्न आपके मन में उठ खड़ा होगा कि जब हम नेशनलिज्म की चर्चा कर रहे थे, आइडिया ऑफ नेशन एंड नेशनलिज्म की चर्चा कर रहे थे, तो आइडिया ऑफ नेशन और नेशनलिज्म की चर्चा करते हुए जब हमने गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को डिस्कस किया, जब हमने पंडित जवाहरलाल नेहरू को डिस्कस किया, तो अपने डिस्कशन के क्रम में हमने इस बात को फोकस किया था कि नेशनलिज्म का कॉन्सेप्ट भी हेट बेस्ड कॉन्सेप्ट है, राष्ट्रवाद भी की अवधारणा भी जो है वह घृणा पर आधारित अवधारणा है। कम्युनलिज्म की अवधारणा भी घृणा पर आधारित अवधारणा है। हाँ, हेट के कंटेक्स्ट दोनों जगह अलग अलग है। जहां नेशनलिज्म के कंटेक्स्ट में देखें तो हेट जो है अदर नेशन और नेशनलिटी के प्रति दिखाई पड़ेगा, हेट अदर नेशनलिज्म के प्रति दिखाई पड़ेगा। वहीं पर कम्युनलिज्म में जो हेट है उसका रिलीजियस कंटेक्स्ट है, यह अदर रिलीजियस कम्युनिटी के अगेंस्ट हेट के फॉर्म में इमर्ज करता है। अब अगर आप यहां पर आकर के देखें, कोई भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह कम्युनल हो। कोई भी व्यक्ति धार्मिक हो सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि वह कम्युनल हो। मैं धार्मिक हूं, लेकिन मैं कम्युनल नहीं हूं। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, जब पॉलिटी सेक्शन को डिस्कस करूंगा तो उसमें एक टॉपिक हम सेकुलरिज्म को डिस्कस करेंगे, और सेकुलरिज्म को डिस्कस करने के क्रम में
हम इस बात की विस्तार से चर्चा करेंगे कि सेकुलरिज्म का जो कॉन्सेप्ट है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म जो है और वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में अंतर है। वेस्टर्न कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में रिलीजियसिटी के लिए स्पेस नहीं है, इंडियन कॉन्सेप्ट ऑफ सेकुलरिज्म में रिलीजियसिटी के लिए स्पेस है, धार्मिकता के लिए स्पेस है। तो इसलिए पहली चीज जो मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि धार्मिकता सांप्रदायिकता का पर्याय नहीं है। इट इज नॉट सिनोनिम ऑफ कम्युनलिज्म। नंबर 2, रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म। जैसे अगर आप देखें तो गांधी धार्मिक हैं लेकिन गांधी सांप्रदायिक नहीं है। गांधी के लिए धार्मिक होने का मतलब सांप्रदायिक होना नहीं है। क्यों? क्योंकि गांधी धार्मिक हैं, एक और गांधी धार्मिक हैं, दूसरी ओर गांधी सर्वधर्म संभाव की बात करते। यह सर्वधर्म संभाव घृणा के लिए स्पेस नहीं रहने देता है। दूसरा कंटेक्स्ट अगर आप जाकर के देखें, जब धर्म के प्रति लगाव, जब धार्मिक असहिष्णुता क्या है? धार्मिक असहिष्णुता, रिलीजियस इंटॉलरेंस। यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, धर्म के दो पक्ष हैं। आंतरिक पक्ष, रिलीजन के जो इंट्रिसिक वैल्यू होते, और दूसरा बाह्य पक्ष, रिलीजन का जो एक्सटर्नल फॉर्म होता है, जो रिचुअल से ही, जो रिचुअल से ही, जो रिलीजियस प्रैक्टिसेज हैं, जो रिलीजियस कंडक्ट हैं, अर्थात धार्मिक रीति रिवाज जो है, धार्मिक कर्मकांड जो है, धार्मिक आचरण जो है, धार्मिक व्यवहार जो है, उसका संबंध जो है धर्म के बाह्य पक्ष से जुड़ता। लेकिन जो इंटरनल वैल्यू है, प्रेम, मानव कल्याण, आत्म कल्याण, इसका संबंध जो है धर्म के इंट्रिसिक वैल्यू से जाकर के जुड़ता। अब अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो रिलीजियस इंटॉलरेंस कब पैदा होता, धार्मिक असहिष्णुता की स्थिति कब पैदा होती है? यहां पर ध्यान रखेंगे कि धार्मिक असहिष्णुता की स्थिति तब पैदा होती है जब किसी रिलीजियस कम्युनिटी में अपने रिलीजन को लेकर के असर्टिवनेस बढ़ने लगता है। जब किसी रिलीजियस कम्युनिटी में, जब किसी धार्मिक समुदाय में अपने धर्म के प्रति लगाव बढ़ने लगता है और धीरे धीरे यह लगाव अपने धर्म के प्रति आग्रह में तब्दील होने लगता है, तो इसकी पृष्ठभूमि में देखें धार्मिक श्रेष्ठता की भावना आकार ग्रहण करने लगती है। रिलीजियस सुपीरियरिटी का सेंस जो है वह डेवलप करने लगता है, और जब रिलीजियस सुपीरियरिटी का सेंस डेवलप करने लगता है तो उस स्थिति में आप देखेंगे हम अदर रिलीजन को इंफीरियर के रूप में देखते, अपने रिलीजन को सुपीरियर के रूप में देखते, और यह सोच
कहीं न कहीं अदर रिलीजन के प्रति हमें इनटॉलरेंट बनाती है। अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो धीरे धीरे जब रिलीजियस इंटॉलरेंस की ओर हम बढ़ते तो अदर रिलीजन का एक्सेप्टेंस हमारे लिए जो है वह कम होता चला जाता है। रिलीजियस इंटॉलरेंस जितना होगा अदर रिलीजन का एक्सेप्टेंस उतना कम होगा। एक बिंदु पर आकर के देखें तो सेंस ऑफ रिलीजियस सुपीरियरिटी, धार्मिक श्रेष्ठता की यह भावना जो है वह डोमिनेंट होने लगती है। और धार्मिक श्रेष्ठता की भावना डोमिनेंट अगर होने लगती है तो ऐसी स्थिति में देखेंगे हम अपने धर्म को दूसरों के धर्म से श्रेष्ठ साबित करने की कोशिश करते हैं। हम अपनी धार्मिक पहचान के प्रति आग्रहशील होते चले जाते और धार्मिक पहचान के प्रति आग्रहशीलता अपने धार्मिक पहचान के लिए हमें उकसाती है, उत्प्रेरित करती है। उस स्थिति में क्या होता, जैसे रिलीजियसिटी से रिलीजियस इंटॉलरेंस की ओर आप बढ़ते, रिलीजियस इंटॉलरेंस एक बिंदु पर आकर रिलीजियस फंडामेंटलिज्म में तब्दील हो जाता, धार्मिक असहिष्णुता धार्मिक कट्टरता में तब्दील होती। इसका सीधा सा मतलब है कि धर्म अपनी मूल संवेदना से, धर्म अपने इंटरसिट वैल्यू से दूर पड़ता जा रहा है। और धर्म रिलीजन अपने इंटरसिट वैल्यू से अगर दूर पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में धर्म का जो आउटर फॉर्म है, धर्म का जो आउटर लुक है, वह कहीं ना कहीं उसका महत्व बढ़ेगा, वह सिग्निफिकेंट होता चला जाएगा। रिलीजियस कंडक्ट, रिलीजियस प्रैक्टिसेज, रिलीजियस बिहेवियर, रिलीजियस रिचुअल्स, इनकी अहमियत बढ़ती चली जाएगी। और इनकी बढ़ती हुई अहमियत जो है वह कट्टरता की हद तक पहुंच जाएगी। तो अगर इस कंटेक्स्ट में देखें, तो इस कंटेक्स्ट में अगर आप जाकर के देखें तो धार्मिकता, धार्मिक असहिष्णुता और धार्मिक कट्टरता, ये तीनों जो हैं अलग अलग चीजें हैं। और सांप्रदायिकता इन तीनों से अलग चौथी चीज है। अगर आप देखें सांप्रदायिकता के उभार की हम बात करते, एक प्रश्न अक्सर उठता ही, आप में से जिनका हिस्ट्री ऑप्शनल होगा, जिनके भी हिस्ट्री ऑप्शनल होंगे, उनके सामने ये प्रश्न उठता होगा। इंटरव्यू का समय है, इंटरव्यू में ये प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या अशोक को, अकबर को राष्ट्रीय शासक की संज्ञा दी जा सकती, धर्मनिरपेक्ष शासक की संज्ञा दी जा सकती है? और क्या औरंगजेब को हम सांप्रदायिक सोच वाला शासक कह सकते हैं? तो यहां पर इस बात को ध्यान रखेंगे, नेशनलिज्म, सेकुलरिज्म और कम्युनलिज्म, ये तीनों के तीनों मॉडर्न फेनोमेनन है, ये आधुनिक प्रक्रम है। मध्यकाल या प्राचीन काल पर जाकर इनको आरोपित करना, मध्यकाल और प्राचीन काल में जाकर इनकी संभावनाओं की तलाश करना, यह ऐतिहासिक दृष्टि से सही नहीं होगा, हिस्टोरिकली यह सही नहीं है। हो सकता है नेशनलिज्म के कुछ कंपोनेंट, हो सकता है सेकुलरिज्म के कुछ कंपोनेंट आपको अकबर के यहां मिल जाएं, अशोक के यहां मिल जाएं, लेकिन उससे अशोक या अकबर नेशनल रूलर नहीं हो जाते। हो सकता है सेकुलरिज्म के कुछ कंपोनेंट अकबर के यहां मिल जाएं और अशोक के यहां मिल जाएं, लेकिन इससे अशोक और अकबर सेकुलर रूलर नहीं हो जाते। ठीक उसी प्रकार हो सकता है
सांप्रदायिकता के कुछ तत्व औरंगजेब के यहां आपको मिल जाए, लेकिन इससे औरंगजेब सांप्रदायिक नहीं हो जाता है। तो अगर इस कंटेक्स्ट में बात करूं तो मैं यह कहना चाहूंगा कि रिलीजियस इंटॉलरेंस और रिलीजियस फंडामेंटलिज्म की परंपरा भारत में काफी प्राचीन रही है। यह जो धारणा रही है, मतलब आप लोग भी सुनते होंगे कि भारतीय समाज और भारतीय संस्कृति बहुत ही सहिष्णु रही है। आजकल सुनते होंगे हिंदू हमेशा से सेकुलर रहे हैं, हिंदू हमेशा से टॉलरेंट रहे। यह मिसपरसेप्शन है, या इसको दूसरे शब्दों में कहूं तो इस परसेप्शन की अपनी सीमाएं हैं। हो सकता है अदर कंटेक्स्ट में हिंदू टॉलरेंट रहे हो सकता है अदर कंटेक्स्ट में इंडियन सोसाइटी, इंडियन कल्चर टॉलरेंट रहा हो, लेकिन अगर आप जाकर के देखें तो स्त्रियों के संदर्भ में इंडियन सोसाइटी और इंडियन कल्चर जो है वह टॉलरेंट नहीं रहा है। दूसरा, शूद्रों के संदर्भ में, अछूतों के संदर्भ में इंडियन सोसाइटी और कल्चर टॉलरेंट नहीं रहा है। तीसरा, अगर आप देखें तो मुसलमानों के आने के पहले से वायलेंट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट का ट्रेडिशन मिलता है। मुसलमानों के आगमन के पहले से भारत में धार्मिक कलह की मौजूदगी दिखाई पड़ती। ब्राह्मणों और बौद्धों के बीच लंबा खूनी संघर्ष चला है। ब्राह्मणिज्म के भीतर ही जाकर के देखें, शैव, वैष्णव और शाक्त आपस में टकराते रहे हैं, और यह टकराहट कई बार वायलेंट फॉर्म लेती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि वहां कम्युनलिज्म दिखाई पड़ता या कम्युनलिज्म वहां मौजूद है। वह रिलीजियस इंटॉलरेंस हो सकता, वह धार्मिक असहिष्णुता हो सकती है, वह धार्मिक कट्टरता हो सकती, वह सांप्रदायिकता नहीं हो सकती, क्योंकि सांप्रदायिकता एक मॉडर्न फिनोमेनन है। सांप्रदायिकता एक मॉडर्न फिनोमेनन है। सांप्रदायिकता के केंद्र में हेट टुवर्ड्स अदर रिलीजियस कम्युनिटी आपको दिखाई पड़ेगी। तो अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो इस कंटेक्स्ट में एक बात और समझने की जरूरत है। कोई भी सोसाइटी, कोई भी कल्चर जिसमें डाइवर्सिटी है, कोई भी सोसाइटी, कोई भी कल्चर जिसमें डाइवर्सिटी है, उसमें कन्फ्लिक्ट होंगे ही होंगे। कन्फ्लिक्ट ना हो यह संभव ही नहीं है। कन्फ्लिक्ट की इंटेंसिटी कम हो सकती है, ज्यादा हो सकती है, बदलती रह सकती है, लेकिन कन्फ्लिक्ट ना हो यह संभव नहीं है। अब अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो मैं लौटना चाहूंगा कम्युनलिज्म का जो भारत में उभार दिखाई पड़ता 20th सेंचुरी के लास्ट 90th सेंचुरी के लास्ट डिकेड में 20th सेंचुरी में, अगर आप उसके कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो आप क्या पाते? मैं नेहरू को कोट करना चाहूंगा। जब धर्म और राजनीति विषयक गांधी और नेहरू की दृष्टि पर हमारी आपके साथ चर्चा हुई थी, तो अपने डिस्कशन के क्रम में हमने नेहरू कम्युनलिज्म को लेकर के क्या सोच रखते हैं उसकी चर्चा की थी। और चर्चा करते हुए हमने कहा था कि नेहरू कम्युनलिज्म को धर्म के राजनीतिकरण की तार्किक परिणति मानते हैं, धर्म के राजनीतिकरण का परिणाम मानते हैं। उनकी नज़रों में कम्युनलिज्म जो है वह लॉजिकल कल्मिनेशन है पॉलिटिक्स ऑफ रिलीजन का, पॉलिटिसाइजेशन ऑफ रिलीजन का। पहली बात। दूसरा कंटेक्स्ट अगर देखें
तो नेहरू ने कम्युनलिज्म को जो है कंप्रिहेंसिव सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश की, कल्चरल कंटेक्स्ट में देखने की कोशिश की, और इसीलिए वे कम्युनलिज्म को मिडिल क्लास फेनोमेनन के रूप में देखते हैं, मध्यवर्गीय प्रक्रम के रूप में देखते हैं, और उनकी नज़रों में जब तक राजनीति में मिडिल क्लास का डोमिनेंस है, जब तक राजनीति में मध्य वर्ग का वर्चस्व है, तब तक कोई भी व्यक्ति जो है वह सांप्रदायिकता से पूर्ण रूपेण दूरी नहीं बरत सकता है। वे कहीं ना कहीं मिडिल क्लास, वेरियस कम्युनिटी के मिडिल क्लास के जो इंटरेस्ट हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं, उसके कन्फ्लिक्ट को कम्युनलिज्म के मूल में पाते हैं। जबकि कम्युनलिज्म से सबसे अधिक बेनिफिटेड यही मिडिल क्लास होता, और कम्युनलिज्म के कारण जिस क्लास को सफर करना पड़ता है वह लोअर क्लास है। इसलिए मैंने कहा कि नेहरू जो है कम्युनलिज्म को मेयर पॉलिटिकल फेनोमेनन के रूप में नहीं देखते, नेहरू पॉलिटिकल सोशियो इकोनॉमिक फेनोमेनन के रूप में, कल्चरल फेनोमेनन के रूप में कम्युनलिज्म को देखते हैं। लेकिन उनका यह मानना है कि कम्युनलिज्म के डेवलपमेंट के मूल में राजनीति है, बेसिकली ये एक पॉलिटिकल फेनोमेनन है। तीसरी बात, नेहरू कम्युनलिज्म पर चर्चा के क्रम में जो कहते, नेहरू का कहना है कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की जो पॉलिसी है उससे कम्युनलिज्म का संबंध जुड़ता है, लेकिन यह कम्युनलिज्म जो है ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का प्रोडक्ट नहीं है। और अगर वो कहते कि कम्युनलिज्म ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का प्रोडक्ट नहीं है, तो ऐसा कहने के पीछे रीजन क्या है? तो चौथी बात जो नेहरू कहते हैं कि जो इंडियन सोशल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज है, भारत की जो सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियां हैं, उन सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में सांप्रदायिकता के बीज मौजूद थे। अब आपके मन में यह प्रश्न उठेगा कि जब नेहरू कहते कि भारत की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों में सांप्रदायिकता के बीज मौजूद थे, तो इसके माध्यम से आखिर नेहरू कहना क्या चाहते? तब पहली चीज आप इस चीज को समझें, नेहरू भारत की रिलीजियस और कल्चरल डाइवर्सिटी की ओर इशारा करना चाह रहे होते। नेहरू भारत की धार्मिक सांस्कृतिक विविधता की ओर इशारा करना चाह रहे होते, और डाइवर्सिफाइड सोसाइटी और डाइवर्सिफाइड कल्चर, डाइवर्सिफाइड रिलीजियस डाइवर्सिटी में जो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की स्थिति पैदा लेती है, नेहरू कहीं न कहीं उसमें कम्युनलिज्म के बीज को पाते हैं। दूसरा कंटेक्स्ट देखें, जब नेहरू इंडियन सोशल एंड कल्चरल सर्कमस्टेंसेज में कम्युनलिज्म के बीज को पाते हैं, तो कहीं न कहीं मध्यकाल की जो रियलिटी है, मिडाइवल एज में जो इंडियन रियलिटी है, उस इंडियन रियलिटी की ओर वो इशारा कर रहे होते। हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो एक कल्चरल गैप था, जिस कल्चरल गैप को पॉलिटिकल इंटरेस्ट के कारण वाइडेन करने का प्रयास किया गया, जिस हिंदुओं और मुसलमानों के बीच जो मानसिक अंतराल था, जो मानसिक अंतराल धार्मिक सांस्कृतिक संदर्भों में मुखर दिखाई पड़ता है, सोच और मानसिकता के स्तर पर मुखर दिखाई पड़ता है, जिस मानसिक अंतराल को उस समय के शासक वर्ग ने
अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए प्रमोट करने का काम किया या अपने राजनीतिक हितों को साधने के लिए ब्रिज करने का काम किया, जिसके कारण आप अगर देखें तो उस समय की जो टकराहट है, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, वह पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस कलर लेती चली जाती और वह पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होती दिखाई पड़ती। अब अगर इसके परिप्रेक्ष्य में देखें, पूरे के पूरे मिडिवल एज में देखें, ये जो हिंदू और मुस्लिम माइंडसेट में गैप है, जिस गैप को क्रिएट करने में रिलीजन और कल्चर ने अहम रोल प्ले किया। पूरे के पूरे मिडिवल एज में जाकर के देखें तो उस गैप को ब्रिज करने और उस गैप को इंटेंसिफाई करने की कोशिशें दिखाई पड़ेंगी। दो धाराएं पूरे मिडिवल एज में लगातार सक्रिय दिखाई पड़ेंगी। एक रिलीजियस टॉलरेंस की धारा, और सिंबॉलिक रूप में कहें तो रिलीजियस टॉलरेंस की जिस धारा का प्रतिनिधित्व अकबर करते हैं, रिलीजियस टॉलरेंस की जिस धारा का प्रतिनिधित्व मध्यकाल में दारा सिकोह करते हुए आते। और दूसरी ओर देखें धार्मिक कट्टरपंथ की धारा, धार्मिक कट्टरपंथ की जिस धारा का प्रतिनिधित्व करते हुए औरंगजेब का आगमन होता। धार्मिक कट्टरपंथ की धारा जिसकी मेन स्ट्रीमिंग में, जिसको क्रिएट औरंगजेब ने नहीं किया, लेकिन जिसकी मेन स्ट्रीमिंग में औरंगजेब ने अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। अकबर के समय देखें, अकबर सुलह कुल की बात करता हुआ आता, पीस फॉर ऑल की बात करता हुआ आता, सबके लिए शांति की बात करता हुआ आता। और अकबर के समय ही शेख अहमद सरहिंदी की सक्रियता दिखती है, जो अकबर की धार्मिक सहिष्णुता की नीति के खिलाफ खड़ा होता। और अकबर की मौत के बाद जिसकी सक्रियता बढ़ती है, वह मुसलमानों में कट्टरपंथी विचारधारा के प्रचार प्रसार हेतु प्रयासरत दिखाई पड़ता। वह इस्लाम में, इस्लाम के डाइल्यूशन का प्रोसेस तसव्वुफ के साथ शुरू होता, सूफी मत के आविर्भाव के पास बात शुरू होता। और फिर जब इस्लाम भारत पहुंचता है तो डाइल्यूशन की वह प्रक्रिया तेज होती है, क्योंकि भारतीय समाज, भारतीय संस्कृति में कई मान्यताएं थी जिसको इस्लाम के द्वारा अपनाया गया। तो डाइल्यूटेड इस्लाम का जो फॉर्म उभर करके सामने आता, उसको शेख अहमद सरहिंदी जो है एंटी इस्लामिक मानता है। और वह कहीं न कहीं इस्लाम को तसव्वुफ सूफी मत के आगमन के पहले वाली स्थिति में ले जाना चाहता है। इस्लाम में शुद्धिकरण की हिमायत करता है, गैर इस्लामी प्रथाओं के विरोध में खड़ा होता है, और वह मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की कोशिश करता दिखाई पड़ता। और अल्टीमेटली देखें, जहांगीर को शेख अहमद सरहिंदी को जेल में डालना पड़ा, जिसका परिणाम यह होता, बाद में जब उलेमा वर्ग के द्वारा बीच बचाव किया जाता, तब शेख अहमद सरहिंदी को रिहा किया जाता। तो कहने का तात्पर्य कि रिलीजियस इनटॉलरेंस की जो धारा है, धार्मिक कट्टरता की जो धारा है, वह मेन स्ट्रीम में आने के लिए अकबर के समय भी छटपटा रही थी, जहांगीर के समय भी छटपटा रही थी, शाहजहां के समय भी छटपटा रही थी। जब शाहजहां के अंतिम वर्षों में वॉर ऑफ सक्सेशन होता, दारा सिकोह और औरंगजेब आमने सामने होते, और दारा सिकोह में जो गंगा जमनी तहजीब आकार ग्रहण कर रही थी, दारा सिकोह का रुझान जिस रिलीजियस टॉलरेंस की ओर था, औरंगजेब दारा सिकोह के विरुद्ध अपनी राजनीतिक स्थिति को मजबूत करने के लिए वॉर ऑफ सक्सेशन में अपने पॉलिटिकल पोजीशन को स्ट्रेंथन करने के लिए औरंगजेब क्या करता? तो औरंगजेब उसके लिए कहीं न कहीं जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, उनको अपीज करने की कोशिश करता है, उनके सपोर्ट को अपने लिए इंश्योर करने की कोशिश करता है। और अल्टीमेटली देखें, वॉर ऑफ सक्सेशन में दारा सिकोह की हार और औरंगजेब की जीत जो है, वह कहीं न कहीं एक महत्वपूर्ण प्रस्थान बिंदु बनकर आती है, क्योंकि इसी की पृष्ठभूमि में
आप देखेंगे जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट आइडियाज थे, जो रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट फोर्सेस थे, कट्टरपंथी धार्मिक तत्व थे और कट्टरपंथी धार्मिक विचारधारा जो थी, उनके मेन स्ट्रीमिंग की प्रक्रिया शुरू होती है, मुख्य धारा में उनके आगमन की प्रक्रिया शुरू होती है। अगर इसके परिप्रेक्ष्य में जाकर के देखें, सरहिंदी की तीसरी पीढ़ी, सरहिंदी का पोता शेख सैफुद्दीन जो है वह औरंगजेब का राजनीतिक गुरु होता और शेख सैफुद्दीन का रुझान कट्टरपंथी इस्लाम की ओर था और उसने कट्टरपंथी इस्लाम को प्रचारित और प्रसारित करने की हर संभव कोशिश की। पोस्ट औरंगजेब फेज में जाए जहां शाह वली उल्लाह का आगमन होता है और शाह वली उल्लाह को देखें तो सर सैयद अहमद खां की तरह शाह वली उल्लाह के दो पक्ष हैं। एक उनकी पर्सनालिटी के प्रोग्रेसिव एलिमेंट हैं जो सोशियो इकोनॉमिक कंटेक्स्ट में रिफ्लेक्ट होते, और दूसरा शाह वली उल्लाह की जो पर्सनालिटी है उसका एक रिलीजियस कल्चरल कंटेक्स्ट है जहां पर वह रिग्रेसिव के रूप में सामने आते, प्रतिगामी के रूप में आते, जहां पर शाह वली उल्लाह की कट्टरवादिता सामने आती है, फंडामेंटलिज्म की ओर उनका ओरिएंटेशन सामने आता। शाह वली उल्लाह का जन्म एक ऐसे सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में होता है जिस सोशियो कल्चरल इन्वायरमेंट में फंडामेंटलिस्ट इस्लामिक फंडामेंटलिज्म जो है वह कहीं न कहीं डोमिनेट कर रहा था, इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट फोर्सेज की मेन स्ट्रीमिंग हो रही थी। और इसके परिप्रेक्ष्य में देखें तो कहीं न कहीं उसी बैकग्राउंड में शाह वली उल्लाह का रिलीजियस कल्चरल माइंडसेट जो है वह आकार ग्रहण करता हुआ आता। आप अगर देखें शाह वली उल्लाह जो है वह कहता है कि मुसलमान भारत में सदैव शासक रहे हैं, यदि वे हिंदुओं के अधीन हुए तो फिर इस्लाम पर खतरा उत्पन्न हो जाएगा। मतलब हिंदुओं के कारण इस्लाम के खतरे में पड़ने की बात शाह वली उल्लाह करते और इस्लामिक खतरे की बात करते हुए, जो इस्लाम के लिए खतरे की बात करते हुए शाह वली उल्लाह मुसलमानों को हिंदुओं के खिलाफ जो है वह कहीं न कहीं भड़काने की कोशिश करते। जिहाद पर और इस्लामिक पहचान पर पहली बार जोर शाह वली उल्लाह के द्वारा ही दिया जाता और आलम यह होता कि मराठों के विरुद्ध शाह वली उल्लाह ने अहमद शाह अब्दाली को आक्रमण के लिए उत्प्रेरित किया था, आमंत्रित किया था। तो मेरे कहने का मतलब यह कि आप अगर गौर से देखें तो अंग्रेजों के आगमन के पहले हिंदू माइंडसेट और इस्लामिक माइंडसेट के बीच जो गैप था वह गैप निरंतर बढ़ रहा था। वह गैप जो है वह कंटिन्यूअस इंक्रीज की स्थिति उसमें आपको दिखाई पड़ती। और इस पृष्ठभूमि में अगर आप आकर के देखें तो सेकेंड फेज जो आता है, ये तो फर्स्ट फेज की बात मैंने की, सेकेंड फेज आता है 19th सेंचुरी में सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के साथ, सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन के साथ। सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन ने क्या किया, तो इस्लामिक माइंडसेट और हिंदू माइंडसेट के बीच जो गैप था उस गैप को मैक्सिमाइज करने का काम किया। आपके मन में यह प्रश्न उठ सकता कि कैसे सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट ने उस गैप को मैक्सिमाइज करने का काम किया। तो यह काम जो है वह 3 तरीके से होता है। पहला, अगर आप देखें तो ब्रिटिशर्स का जो अराइवल होता है उस अराइवल के प्रति देखें तो हिंदू रेस्पॉन्स जो होता और मुस्लिम रेस्पॉन्स जो होता वो अलग अलग होता है। ब्रिटिशर्स का अराइवल हिंदुओं के लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आता
जो हिंदू एस्पिरेशंस कहीं ना कहीं मुस्लिम रूल के दौरान जो है वो सप्रेस्ड सिचुएशन में थे, उनको सप्रेस किया जाता था, सबऑर्डिनेटेड पोजीशन उनका था, उनकी अधीनस्थ स्थिति थी। तो अंग्रेजों का आगमन उनके लिए एक स्पेस क्रिएट करता है, उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आता, क्योंकि आप अच्छे तरीके से जानते हैं कि ब्रिटिशर्स का अराइवल जो होता है वो ट्रेडर्स के रूप में होता है और इसीलिए वो लिमिटेड नंबर में आते। लेकिन जब वो अपने पॉलिटिकल कंट्रोल को इस्टेब्लिश करते तो कहीं ना कहीं उन्हें अपने सपोर्ट बेस को एक्सपेंड करने की ज़रूरत होती, और उस सपोर्ट बेस को एक्सपेंड करने के क्रम में देखें वो हिंदू एलिट क्लास, हिंदुओं में जो अभिजात वर्ग है, उस अभिजात वर्ग का समर्थन हासिल करने की कोशिश करते और उसके लिए स्पेस क्रिएट करने का प्रयास करते। हिंदुओं को अंग्रेजों की वहां जरूरत है, अंग्रेजों को हिंदुओं की जरूरत है। ये दोनों जरूरतें एक दूसरे के लिए स्पेस क्रिएट करने को उनको प्रेरित करती हैं, और यह स्थिति जो है वह कहीं ना कहीं ब्रिटिश आइडियाज, ब्रिटिश इंस्टीट्यूशन, ब्रिटिश एजुकेशन, ब्रिटिश कल्चर के प्रति हिंदुओं के पॉजिटिव रिस्पॉन्स को इंश्योर करती है। और अल्टीमेटली यही पॉजिटिव रिस्पॉन्स जो है वह कहीं ना कहीं सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट का आधार तैयार करता है। ब्रिटिश इंपीरियलिज्म के कल्चरल रेसिस्टेंस का आधार तैयार करता है, और राजा राम मोहन राय उस कल्चरल रेसिस्टेंस को रिप्रेजेंट करते हुए आते। 1805 में राजा राम मोहन राय तोहफत उल मुवाहिदीन को लेकर उपस्थित होते। 1814 में राजा राम मोहन राय जो हैं वो वेदांती समाज का गठन करते हुए आते। अब अगर इस कंटेक्स्ट में जाकर के देखें तो 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में आप देखेंगे हिंदुओं के बीच, जिसे आप भारतीय नवजागरण के रूप में जानते, अगर आप देखें उस भारतीय नवजागरण जो है वह अपने फर्स्ट हाफ में हिंदू सेंट्रिक है। दूसरा, क्यों हिंदू सेंट्रिक है, उसके एक पहलू को देखा, उसके दूसरे पहलू को देखें। दूसरा पहलू क्या है, तो उसका दूसरा पहलू अगर आप देखें तो आप पाएंगे कि ब्रिटिशर्स का अराइवल जो होता है तो ब्रिटिशर्स जो है रिप्लेस करते हैं किसको, मुस्लिम रूलर्स को, और कहीं न कहीं मुस्लिम कम्युनिटी जो मिडावल एज में मुस्लिम रूल के दौरान एडवांटेजियस पोजीशन पर थी, वह एडवांटेज उसका समाप्त होता दिखाई पड़ता है। इसलिए अगर आप देखें ब्रिटिशर्स और मुस्लिम कम्युनिटी के बीच एक कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन निर्मित होता है, टकराव की परिस्थितियां निर्मित होती, और इस पृष्ठभूमि में आप देखें तो मुसलमान जो हैं वो अंग्रेजी शासन के प्रति, अंग्रेजी संस्थाओं के प्रति, पश्चिमी चिंतन के प्रति, पश्चिमी विचारधारा के प्रति, पश्चिमी शिक्षा के प्रति, अंग्रेजी शिक्षा के प्रति मुसलमानों की जो प्रतिक्रिया होती है वह प्रतिक्रिया नकारात्मक होती है, निगेटिव होती है, और यह निगेटिव प्रतिक्रिया जो है वह कहीं न कहीं जो है मुसलमानों के सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल बैकवर्डनेस का आधार तैयार करती है। जहां हिंदू एडवांटेजियस पोजीशन में है, वहीं पर मुसलमान डिसएडवांटेजियस पोजीशन पर हैं। जहां हिंदुओं की जो है समाज में, राजनीति में, अर्थव्यवस्था में भागीदारी, सांस्कृतिक भागीदारी जो है वह बढ़ती चली जाती, वहीं पर मुसलमानों के कंटेक्स्ट में देखें तो वे इस प्रक्रिया से कटते चले जाते। यह बात और उनका कटाव किस प्रकार मुस्लिमों के अलगाव और मुस्लिमों के पिछड़ेपन का आधार तैयार कर रहा है, यह बात सर सैयद अहमद खां को समझ में आती। और तब सर सैयद अहमद खां जो हैं वो कहीं न कहीं जो है
मुसलमानों के इस पिछड़ेपन, मुसलमानों के इस अलगाव को रेस्पॉन्ड करने की कोशिश 1860 के दशक में दिखाई पड़ती। तो ये जो करीब करीब और सर सैयद अहमद खां मुसलमानों के बीच मुस्लिम समाज में मुस्लिम धर्म में वही काम करते दिखाई पड़ते जो काम राजा राम मोहन राय ने 19वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में किया था। और आप कह सकते कि सैयद अहमद खां जो है मुस्लिम नवजागरण के प्रतीक बनकर के आते हैं भारत में। तो हिंदू नवजागरण और मुस्लिम नवजागरण के बीच ये करीब करीब 50 से 60 वर्षों का जो अंतराल है, जो गैप है, उस गैप ने कहीं न कहीं जो है हिंदुओं और मुसलमानों के सोशल कल्चरल माइंडसेट के एग्जिस्टिंग गैप को कम करने की बजाय उस एग्जिस्टिंग गैप को बढ़ाने का काम किया, उस एग्जिस्टिंग गैप को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम किया। यह दूसरी बात हमने की। तीसरी बात मतलब ये कंटेक्स्ट हमने किया। सेकेंड फेज में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट कैसे उस गैप को कम करने की बजाय उस गैप को बढ़ाने का काम करता। ये पहला एंगल था, पॉलिटिकल एंगल। ब्रिटिश अराइवल के प्रति अलग अलग रिएक्शन दोनों रिलीजियस कम्युनिटी के, और ये अलग अलग रिएक्शन जो है दोनों के भीतर सोसाइटी और कल्चरल माइंडसेट के मॉडर्नाइजेशन की प्रक्रिया के जिस फर्क को जन्म देते और उसमें जो एक टाइम गैप क्रिएट होता है। अब दूसरी बात कहूं, अगर आप देखें भारतीय नवजागरण का आगमन विशिष्ट औपनिवेशिक परिस्थितियों में होता है, और यह विशिष्ट औपनिवेशिक परिस्थितियां स्पेसिफिक कॉलोनियल सर्कमस्टेंसेस जो हैं, इसने कहीं न कहीं भारतीय नवजागरण को के कंट्राडिक्शन को जन्म दिया। क्योंकि भारतीय नवजागरण में अगर आप देखें तो भारतीय नवजागरण में आपको पास्ट की ओर ओरिएंटेशन कंपैरेटिवली ज़्यादा मिलेगा। अतीतोन्मुखता की प्रवृत्ति जो है वह आपको कहीं ज़्यादा मिलेगी। और अगर इस कंटेक्स्ट में देखें तो ये जो अतीत है, ये पास्ट का इंटरप्रिटेशन हिंदुओं और मुसलमानों दोनों के द्वारा जो किया जा रहा है वो अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। हिंदू जब अपने पास्ट को डिफाइन कर रहे होते तो अपने पास्ट को डिफाइन करते हुए एंशिएंट इंडिया की ओर जाते, और एंशिएंट इंडिया के अचीवमेंट, एंशिएंट इंडिया के जो प्राइड हैं उनको रेफर करते हैं। लेकिन उनके पास में मिडाइवल अचीवमेंट के लिए, मिडाइवल एज के प्राइड के लिए स्पेस नहीं रह जाता। इसका परिणाम क्या होता? उस पास से मुसलमान नहीं जुड़ सकते थे, तो मुसलमान अपने पास को अपने तरीके से डिफाइन करते, और मुसलमान अपने पास को जब अपने तरीके से डिफाइन करते तो वो जाते हैं मिडाइवल एज की ओर, मिडाइवल अचीवमेंट की ओर, मिडाइवल प्राइड की ओर। और मिडाइवल इंडिया से होते हुए वे वेस्ट एशिया की ओर शिफ्ट कर जाते जहां उनका ओरिजिनेशन था। तो अगर इसके कंटेक्स्ट में देखें तो ये एक जगह मिडाइवल अचीवमेंट के लिए स्पेस नहीं है, दूसरी जगह एंशिएंट अचीवमेंट के लिए स्पेस नहीं है, और इसके कारण दोनों ही जगह पास्ट जो है वह अपने जो है कंप्लीट फॉर्म की बजाय पास्ट जो है इनकम्प्लीट फॉर्म में है, अधूरे फॉर्म में है। और अल्टीमेटली जाकर के देखें ये जो ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पास्ट है, मोर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पास्ट जो है, यह अल्टीमेटली जो है रिवाइवलिज्म की ओर ले जाता है भारतीय नवजागरण में। तीसरी चीज अगर देखें तो 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, क्योंकि 19th सेंचुरी का जो फर्स्ट हाफ है, उस फर्स्ट हाफ और 19th सेंचुरी का जो सेकेंड हाफ है, दोनों के सोशियो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट के ओरिएंटेशन को देखें तो ओरिएंटेशन में आपको फर्क दिखाई पड़ेगा। फर्स्ट हाफ में अगर आप जाकर के देखें
तो वेस्टर्न फीचर जो हैं भारतीय नवजागरण में कहीं ज़्यादा डोमिनेंट दिखाई पड़ेंगे। फर्स्ट हाफ में अगर आप जाकर के देखें तो आप यह पाएंगे कि फर्स्ट हाफ जो है प्रोग्रेसिव एलिमेंट जो है भारतीय नवजागरण के फर्स्ट हाफ में कहीं ज़्यादा डोमिनेंट आपको दिखाई पड़ेंगे। फर्स्ट हाफ में अगर आप जाकर के देखेंगे तो भारतीय नवजागरण का सेकुलर ओरिएंटेशन डोमिनेंट दिखाई पड़ेगा। लेकिन सेकेंड हाफ में अगर आप जाकर के देखें तो सेकेंड हाफ में आप क्या पाते हैं? सेकेंड हाफ में आप यह पाते हैं कि यह सेकुलर ओरिएंटेशन जो है कमजोर पड़ता है। मोर ओरिएंटेशन टुवर्ड्स पास्ट, मोर इंक्लाइनेशन टुवर्ड्स पास्ट, अतीत की ओर बढ़ता हुआ यह झुकाव जो है रिवाइवलिज्म के इमरजेंस का आधार तैयार करता। दयानंद सरस्वती, आर्य समाज, उनके द्वारा जो शुद्धि आंदोलन चलाया गया, आगे चल करके जो डीएवी आंदोलन शुरू होता है, बंकिम चंद्र का आविर्भाव होता, और इस दौर में आप जाकर के देखें तो जो हिंदी के साहित्यकारों का भी आविर्भाव होता, उनमें भी अगर आप देखें तो एक रिवाइवलिस्ट ओरिएंटेशन आपको दिखाई पड़ता है। पुनरुत्थानवाद की ओर उनका रुझान दिखाई पड़ता। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो मुसलमान भी जो हैं, इस्लाम भी जो है, वह सर सैयद अहमद खां के सेकुलर ओरिएंटेशन से दूर हटता है। और खुद सर सैयद अहमद खां को अगर आप देखें तो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सेकुलर ओरिएंटेशन कमज़ोर पड़ता, लेकिन ये जरूर कहूँगा कि सर सैयद अहमद खां का रिलीजियस ओरिएंटेशन जो है वह डोमिनेंट होता चला जाता और वह आगे चल करके प्रॉब्लम क्रिएट करता है, जिस पर विस्तार से मैं आगे चर्चा करूँगा। लेकिन अगर आप देखें तो इसी दौर में अब्दुल बहाब ने इस्लाम में रिवाइवलिज्म की जो बात की थी, इस्लाम को मतलब अपने मूल रूप में इस्लाम को एक बार फिर से रिवाइव करने के प्रति जो आग्रहशीलता प्रदर्शित की थी, और उनकी इस आग्रहशीलता ने जिस बहावी आंदोलन को जन्म दिया, अगर आप देखें तो 1870s तक आते आते आप पाएंगे शाह अब्दुल अजीज, सैयद अहमद बरेलवी, ये सब क्या करते? तो ये सब जो हैं वे कहीं ना कहीं बहावी आंदोलन को मजबूती प्रदान करते हुए आते, और बहावी आंदोलन ने इस्लामिक फंडामेंटलिज्म को स्ट्रेंथन करने का प्रयास किया। इस्लामिक कट्टरपंथ को और इस्लामिक कट्टरपंथी तत्वों को इन्होंने मजबूती प्रदान करने की कोशिश की, ओरिजिनल इस्लाम को रिवाइव करने के बहाने। और ओरिजिनल इस्लाम को रिवाइव करने के नाम पर ये दारुल हर्ब को दारुल इस्लाम को में तब्दील करने का आग्रह लेकर के आते। तो अगर आप देखें तो हिंदुओं के बीच भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट इमर्ज करते देख सकते। 19th सेंचुरी के सेकेंड हाफ में मुसलमानों के बीच भी रिवाइवलिस्ट मूवमेंट को इमर्ज करते देख सकते आप सेकेंड हाफ में। और कहीं न कहीं यह रिवाइवलिज्म जो है, यह रिवाइवलिज्म भारतीय नवजागरण की भी महत्वपूर्ण सीमा बन जाती, और इसी रिवाइवलिज्म ने उस गैप को हिंदुओं और मुसलमानों के सोशियो कल्चरल माइंडसेट में जो गैप था, उस गैप को इसने मैक्सिमाइज करने का काम किया। और अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या होता? तो चौथी चीज जो इमर्ज करते हुए आती वही है कि भारतीय नवजागरण जो है उसका अंतर्विरोध मुखर होता। एक और राष्ट्रीय चेतना को आप विकसित होते देख सकते, राष्ट्रवादी चेतना के उभार को देख सकते। दूसरी ओर देखें तो उसी के समानांतर जो है सांप्रदायिकता का भी उभार दिखाई पड़ता। राष्ट्रवाद और सांप्रदायिकता, ये दोनों जो हैं वो समानांतर रूप में चलते रहे, और कई बार इन्होंने समानांतरता के दायरे को लांघकर
एक दूसरे को छूने की भी कोशिश की, एक दूसरे से टकराने की भी कोशिश की, एक दूसरे को प्रभावित करने की भी कोशिश की, एक दूसरे पर दबाव भी निर्मित करने का काम किया। और अल्टीमेटली इसका परिणाम होता, अल्टीमेटली इसका परिणाम क्या होता? अल्टीमेटली इसका परिणाम होता है कि 1947 में भारत को केवल आज़ादी ही नहीं मिलती, बल्कि भारत को विभाजित भी होना पड़ता और विभाजन की त्रासदियां भी भारत को झेलने को मिलती हैं, झेलनी पड़ती हैं। तो ये वे कंटेक्स हैं जिस कंटेक्स में नेहरू, अब वापस मैं लौटता हूं यहां से, वापस मैं लौटता हूं यहां से नेहरू के ओर। ये वे कंटेक्स हैं जिस कंटेक्स में नेहरू का यह मानना था कि ब्रिटिश डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी ने कम्युनलिज्म को जन्म नहीं दिया, बल्कि कम्युनलिज्म के बीज जो हैं, इंडियन सोशल कल्चरल सिचुएशन जो था, इंडियन सोशल कल्चरल सर्कमस्टेंसेस जो थे, उसमें वो बीज पहले से मौजूद थे। इसको हमने आज के डिस्कशन में एलैबोरेट करने की कोशिश की। आज की चर्चा को मैं यहीं पर रोकूंगा। कल फिर 19th सेंचुरी और 20th सेंचुरी में कम्युनलिज्म के डेवलपमेंट पर हमारी चर्चा होगी और हम उन ब्लंडर्स की चर्चा करेंगे जिन ब्लंडर्स ने क्या किया, तो जिन ब्लंडर्स ने सांप्रदायिकता को विभाजन की परिणति तक पहुंचाने में अहम और निर्णायक भूमिका निभाई। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स अ लॉट।